यस बच्चों, ये पार्ट 2 है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस का। यहाँ पे अपन किसी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है उसकी हम चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में किसी इलेक्ट्रॉन को अपन मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे थे, उसकी अपन ने चर्चा की थी। यहाँ पे वायर को अपन फेंक देंगे मतलब वायर को रख देंगे अपन, और जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा, ऐसे वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है। चलो देखते हैं फिर। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं। तो टेम्पलेट रेडी कर दिया मैंने। हेडिंग हम यहाँ पे लगा देते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। ये अपना हेडिंग। ठीक, अच्छा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं अपन। बढ़िया से मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन लेता हूँ ताकि मिनिमम कन्फ्यूजन रहे और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हम आगे बढ़ें। तो मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी तुम्हारी हमारी हम सबकी नन्ही मुन्नी प्यारी मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। एक वायर है, वायर का अपन एक सेगमेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो वायर का एक टुकड़ा दिखाते हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, किसी थीटा एंगल पे वो प्लेस्ड है यहाँ पे। तो ये वायर लेकर आते हैं। ये रही वायर, दिस इज अ वायर विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे देखो, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ये बता देते हैं। इस दिशा में इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग आई। ठीक है, वायर की लेंथ हम बता देते हैं। यहाँ पे वायर की लेंथ है एल। स्ट्रेट वायर है, आगे चल के अपन इस वायर को बेंड कर देंगे सर्कुलर फॉर्म में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसका हम बेसिक पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये वायर है, वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। करंट के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो और करंट को जानने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ करंट। करंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट इधर है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दौड़ रहे होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। करंट फ्लो रहा है इस वायर के अंदर जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, और वायर की लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, तो अपने को पता है, अपन थोड़ा सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं अभी। तो इसके अंदर अपन लिखते हैं, ये कलर चाहिए और मिल गया। ठीक है, पहले अगर लिखते हैं अपन, अपने को पता है एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वायर एक इलेक्ट्रॉन में भेज देता तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगता वो हमें पता है। इसके पहले पार्ट 1 में वही देखा था। तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं। फोर्स ऑन सिंगल चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो पता है हमें, वो कितना होता है। हाँ, तो वो Q कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? E के बराबर होगा। उस Q को E लिख सकते हैं हम। Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वो N कितना होगा? 1 होगा, तो Q को तुम E लिख सकते हो ना। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल्स टू E इंटू V। कौन सी होगी? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इनसाइड द वायर। इस वायर के अंदर के एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या कौन सी स्पीड होगी? ड्रिफ्ट स्पीड, जो अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके देती है वो वाली फील्ड। क्रॉस बी करेंगे। ठीक है, सो वी कौन सी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए इसके सफिक्स हमने डी दिया है। ठीक है, तो एक चार्ज की बात होगी। ऐसे एक चार्ज है क्या? अनेक चार्ज है वायर के अंदर, उसके कारण जो करंट फ्लो रहा है, जो झुंड की झुंड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी फोर्स लगेगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स इतना लगाएगी, तो एन चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे फोर्स ऑन ऑल चार्ज पार्टिकल लिखते हैं। फोर्स, इसको एफ डैश कर देते हैं, एक पार्टिकल के ऊपर का फोर्स है, ताकि एफ एफ अलग अलग हो जाए कि एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, आ जाओ पॉइंट पे। फोर्स ऑन ऑल चार्ज्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन ऑल दी चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो वो कितना लगेगा?
n नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कि मान लो n आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई, अभी इसको ये डॉट क्रॉस ना हो जाए इसलिए हम ऐसे लिखते हैं ई वी डी क्रॉस बी, ठीक है, ऐसी ब्रैकेट, ये यहाँ की ब्रैकेट, कुछ नहीं किया अपन ने, बस n से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे बता देते व्हाट इज n, n विल बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n, ठीक है, उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एक के ऊपर इतना लग रहा है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, n को कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, इस n को अपन ना कुछ दूसरे टर्म में सब्स्टिट्यूट करते, तो n को ऐसा लिखा जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अपन ने किया था, अगर मैं n को रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू, समझो बात को, सिंपल सी टर्म है, बस थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, कैपिटल एन को लिखा हमने वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम लिखा और आगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा, तो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली इसको देख के तुम वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा ऐसे बोल सकते हो, सो ओवरऑल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बचेगा, राइट। अभी एक छोटा सा सेगमेंट हम कवर करते हैं, वॉल्यूम को अपन रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मान के चलो कि अपन इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, दिख रहा है कि ये येलो कलर से मैं यहाँ पे हाईलाइट किया, ठीक है, यहाँ पे इतने पोर्शन की जो लेंथ है, इतने पोर्शन की लेंथ मान लो dl है, इतने पोर्शन की लेंथ कितनी है, मान लो dl है, तो इस dl लेंथ, क्या इस dl एलिमेंट कहेंगे इसे, इस dl एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम को क्या हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या, बहुत बार किया है हमने, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम को ए लिखा, यहाँ पे लेंथ कौन सी ले रहा हूँ मैं, एक छोटे से एलिमेंट की ले रहा हूँ, तो ए इंटू में डी एल कर देता हूँ, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को अपन स्मॉल एन से दिखाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग अपन हैं, अपने को वो चीज़ पता होनी चाहिए, उसको हम स्मॉल एन से दिखा देते, ठीक है, तो इंटू अपन ने किया इसको स्मॉल एन इंटू स्मॉल एन, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लो कर लो, बात अपन ने सब्स्टिट्यूट करना है ए डी एल इंटू एन, तो इस एन को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो फोर्स ऑन ऑल द चार्ज पार्टिकल फॉर दिस गिवन पोर्शन ऑफ डी एल है, तो मैं इस फोर्स को डी एफ कर देता हूँ, ठीक है, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंटल लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है तो वो हमें मिल जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर देंगे अपन, ठीक है, तो n को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ a इंटू डी एल इंटू एन, और ये e इंटू वी डी क्रॉस बी, ठीक है, ऐसे लिख दिया अपन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी अपने को क्या मिला, ये बहुत ही सिंपल सा, एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना उनके ऊपर फोर्स लगेगा, मुझे थ्रू आउट द वायर में कितने इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो अपन लेके जाते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, आयो यहाँ पे आ गया अपन, ठीक है, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, व्हाट इज वी सफिक्स डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अभी ये मत पूछना यार व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाके पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ मैंने 5 मिनट पहले भी एक्सप्लेन किया था, तब ध्यान नहीं था शायद से, तो थोड़ा अटेंशन बढ़ाओ, ओके, तो अपने को पूरे वायर के अंदर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो आते हैं स्टेप 3 में, तो अपन फाइंड आउट करते हैं अभी टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अभी बच्चों तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी अभी धीरे धीरे नज़दीक आ जाएंगी, और ये पूरा सिलेबस बोर्ड एग्जाम को भी है, ठीक है, तो जो जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम के है उसके ऊपर अपने एक छोटा सा अलग से सेशन ले लेंगे, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि बोर्ड के टॉपिक कौन से और उसके अंदर से कौन सा कितना कितना पोर्शन करना है, ठीक है, तो अभी से थोड़ा पढ़ाई बढ़ा दो, यस, तो अपने को टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स कितना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म को तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा, इस वायर के ऊपर कितना लग रहा है, तो इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये था ए डी एल
इंटू एन, अंदर था ई वी डी क्रॉस बी। यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक देंगे। यहाँ पे सब कुछ तो कांस्टेंट है, सब कुछ मतलब क्या, एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी फिक्स होते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी फिक्स है। मानकर चलते हैं कि अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है, और मानकर चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो अंदर बचा क्या, ये डीएल ही बचा। तो बस इंटीग्रेशन तो आया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सिंपल वैल्यू में अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ए को बाहर फेंका, मैं थोड़ा इसको स्केलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। ए ई भी बाहर आ गया, एन भी बाहर आ गया, ये वी डी भी आ गया। चल क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रख देते। चल बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा डी एल, अंदर क्या बचा, डी एल बचा, ठीक है। अच्छा ओके, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते 0 से एल तक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किसी को आता है क्या, मुझे बताना पड़ेगा ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका एल आ जाएगा, सिंपली सिंपली एल आ जाएगा, ठीक है। तो एल आ गया ना, तो अभी बस देखो एक मज़ा, यहाँ पे इसको स्केलर में एन ए एन ई वी डी बी ऐसे लिख देते हैं, और जो इंटीग्रेशन आया वो सिंपली एल आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ फैमिलियर है हमें, एन ई ए वी डी, ये ऐसे जानी मानी सुना हुआ कि एन ई ए वी डी किसके बराबर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अपने को पता है। ये किसी को क्लिक हुआ, करंट का फॉर्मूला है ये। सो एन ई ए, और ये जो वी डी है, वी डी मतलब वी सफिक्स डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको अपन आई लिखेंगे। यहाँ पे ये बी बचा और यहाँ पे ये एल बचा, ठीक है। तो ये अपना है फोर्स एफ, ठीक है। सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ ना अपने को। एफ को अपन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो देखो यहाँ पे करंट कौन सी क्वांटिटी है, वो होती तो है कुछ टेंसर वगैरह, लेकिन उसको अपन सिलेबस में स्केलर मान के चलते हैं। डिस्कशन अपन ने कर लिया, ठीक है, ओके। सो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअली में अरे कहाँ चला गया ये? ए, चल इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन ई ए वी सफिक्स टी, ये बी और ये अंदर एल। तो इस पूरे का अपन ने लिखा करंट आई, और नीचे क्या लिख रहा था मैं, यहाँ पे एल था, यहाँ पे ये बी था, ठीक है। हाँ तो मैं ये बता रहा था, बीच में से डिलीट हो गया था ये। करंट कौन सी क्वांटिटी बेटा, अपन ने अभी जस्ट बात की, स्केलर मानकर चलेंगे इसको, सिलेबस में है वो टेंसर, लेकिन अपन स्केलर पकड़ के चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये लेंथ को एल देख के स्पॉन्टेनियसली तुम कहोगे यार लेंथ, अरे वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन उसको लेते हैं वेक्टर। सर क्या बात कर रहे हो आप, लेंथ, सो इसको एलिमेंटल लेंथ कहते हैं, ठीक है। या इसको तुम लेंथ वेक्टर, इसको क्या कहेंगे हम, लेंथ वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको लास्ट में मैंने बताया, ठीक। अच्छा बताऊंगा उसके ऊपर, पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये लेंथ वेक्टर का मामला क्या है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी आ गई ना। थोड़ी देर के लिए तुमने एग्री कर लिया कि चलो सर 2 मिनट के लिए हम एग्री कर लेते हैं, 2 मिनट, हाँ सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे सर हम, लेंथ वेक्टर है बोल के, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर क्या होता है, अगर वेक्टर है, सॉरी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, लेंथ भी एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एल और बी के बीच में क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। यस अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर वेक्टर क्वांटिटी, तो उनके बीच में क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो ये जो अपन ने एल लिया है ना, इसको कहते हैं लेंथ वेक्टर या एलिमेंटल लेंथ वेक्टर, ठीक है। चलो हम यहाँ पे आते हैं, क्या है उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। एलिमेंटल लेंथ वेक्टर क्या होता है, ये एक सिंपल सी टर्म होती है। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ को अपन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसको देते हैं। क्यों ऐसा करना पड़ा, अगर यहाँ पे करंट को अगर हम वेक्टर ट्रीट कर लेते तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन करंट को हमारे सिलेबस में अपन ने थेरोटिकली स्केलर मानकर चला है, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अपने को एक टर्म ऐसी चाहिए कि तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। हमने कहा कि लेंथ तेरी बारी आ गई है, लेंथ को वेक्टर कहेंगे तो उसका डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा।
तो इस लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में अपन इस एलिमेंटल लेंथ या लेंथ वेक्टर जिसे हम कहेंगे, लेंथ वेक्टर ही कहेंगे, एक ही वर्ड पकड़ते हैं, लेंथ वेक्टर जिसे कहेंगे, उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है सर, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये स्ट्रेट ही वायर है, ठीक है मान लिया, लेकिन जब वायर अगर हम ऐसे शेप की ले लेंगे जहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर बेंड कर दी हमने, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इसकी लेंथ, अगर इसको मैं कहूँ इसकी रेडियस आर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो तुम 2πr नहीं कहोगे, उसकी लेंथ तुम कहोगे 2r, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट का अपन शॉर्टकट डिस्टेंस लेते हैं। तो जब अपन ऐसे सेमी सर्कुलर वायर लेंगे और वहाँ पे मैं लेंथ की बात करूँगा तो अपन 2πr नहीं 2r लिखेंगे। ठीक है, वो आएगा आगे, बस उसका मैंने एक ट्रेलर दे दिया। इतना ही पकड़ना है अपने को, ये जो लेंथ हम लेंगे वायर की, वो सिर्फ लेंथ नहीं होगी, उसको कहेंगे हम लेंथ वेक्टर। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने बात कर ली, अपने को फॉर्मूला मिल गया I इज इक्वल्स टू एल क्रॉस बी। सीधा गणित है अभी, यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूँ, F इज इक्वल्स टू, आई विल राइट ILB साइन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो अपन क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अच्छा जी, तो मेरे को बताओ ये थीटा क्या होगा, थीटा किसके बीच का एंगल होगा, इट विल बी द एंगल बिटवीन, हाँ एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, तो हम ये बात याद रखेंगे। चलो अभी ये बात हो गई, ठीक है, और एक बात करना बाकी है, इसको अपन थोड़ा ना, क्या हो गया वायर को यार, ऐसे मत करो।